देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब और साथ ही फेमस यूट्यूबर भी हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि नैब फजलुर रहमान के कई फ्रंटमैन को अब तक तलब कर चुकी है और इतलात ये आ रही हैं कि कई फ्रंटमैन उनके जो है वो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो इससे फजलुर रहमान की गिरफ्तारी के कितने इम्कानात जो है वो बढ़ सकते हैं? देखें, अगर तो फजलुर रहमान ये समझते हैं कि वो कोई खलाई मखलूक है और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, तो इस मुल्क में आसिफ जरदारी जैसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो धमकियां लगाया करते थे और फिर भाग जाते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैसे मगरूर लोग भी जेल में गए हैं। और शहबाज शरीफ जिससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि किसी को घमंड होगा, या हमजा शहबाज, तो वो भी जेल गए हैं। तो जेल जाना, जब भेजने वाले भेजना चाहते हैं तो जेल जाने के लिए फिर आपको जाना पड़ता है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मैं समझता हूँ नैब ने जैसे शहबाज शरीफ के खिलाफ काम किया, और 2 साल शहबाज शरीफ के जो आमदन से ज्यादा असासा केस है उसमें तहकीक की, और उसके सारे जो फ्रंट मैन थे जिसके नाम पर जाली अकाउंट्स थे, जो बेनामीदार थे, उन सबको पहले उठाया, उनसे तफ्तीश की, उनमें से कुछ वादा माफ गवाह बन गए और कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स और जो जो दस्तावेजात थी वो दे दी। अब शहबाज शरीफ की ये हालत है कि मैं आपको एक बात बतौर वकील बता रहा हूँ, 5 दिन उनकी बहस होती रही है जमानत के केस में लाहौर हाईकोर्ट में, मैं वहां पर मौजूद था। एक पॉइंट भी ऐसा नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ की जमानत हो सकती। और अब भी शहबाज शरीफ जो जमानत की तरफ नहीं जा रहे, हमजा शहबाज की सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है जमानत, और वो बहस नहीं कर रहे, उनको पता है उनके पल्ले कुछ नहीं है और उनके खिलाफ केस बहुत मजबूत है। अब शहबाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड बनाने के चक्कर में है और वो आप सारा दिन देखते हैं जो ड्रामा लगा रहता है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो केस बनाया गया नैब की तरफ से, वो नैब ने ऐसे उनके गिरद शिकंजा बनाया है कि हर तरफ से पहले उनका सबसे पहले जिसको उठाया गया वो मूसा खान बलोच था। मूसा खान बलोच वालिद है जो तारिक बलोच है, जो पर्सनल सेक्रेटरी है मौलाना फजल रहमान का, और ये जो पहाड़पुर तहसील है उसका JUF के अमीर भी है, और ये इनका करता धरता था। पहले उसको उठाया गया, 3 माह से वो जेल में है, और कल पेशावर हाईकोर्ट ने उनकी दरखास्त जमानत खारिज की है। और मौलाना फजल रहमान ने पूरा जोर लगाया था, जो KP के बार काउंसिल है और पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, उसको इन्वॉल्व किया, सीनियर वकला को इंगेज किया, लेकिन वो जो 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाईकोर्ट का उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, और उनकी जो दरखास्त जमानत थी वो खारिज हो गई। और अब जब दरखास्त जमानत खारिज हो गई है तो मूसा खान पहले कोई 10% गवाही दे चुका था, इनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स दे चुका था। अब उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में तो दरखास्त जमानत कोई आम बंदा लेके जा ही नहीं सकता, वो तो कोई नवाज शरीफ जैसे की हो तो फिर बंदा जाए और कोई रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद हो। अब मूसा खान जैसे जो 18वें ग्रेड के अफसर है, उसकी क्या औकात कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसको जमानत मिल जाए। तो अब ये बात मूसा खान भी जानते हैं और उनके वकला भी जानते हैं, इसलिए अब वो मजीद चीजें बताएंगे। मूसा खान एक एटम बम है मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, और ये मौलाना जानते हैं। इसके अलावा 2 और फ्रंट मैन थे जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है, और वो छुपे हुए हैं, और वो बाप बेटा दोनों सामने नहीं आ रहे, और वो जिस दिन पकड़े जाएंगे वो भी मौलाना के खिलाफ बोलेंगे। और तीसरी जो इसमें अहम बात है, वो 5 वादा माफ गवाह हैं जो पिछले दिनों उनको 10 दिसंबर को तलब किया था, फिर 17 दिसंबर को वो पेश हुए हैं, और उन्होंने सारा कट्टा छट्टा जो मौलाना फजल रहमान का था वो खोल के रख दिया है। और यही वजह है कि पहले आपको याद होगा एक दफा नैब ने नोटिस भेजा था, और फिर नैब ने कहा कि अभी हमने इनको नहीं बुलाया। अब आज 24 दिसंबर है, और आज आखिरी दिन था जवाब जमा करवाने का, और नैब ने कहा था कि अगर आप 24 दिसंबर तक जवाब जमा नहीं करवाएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब ये सारा मामला हो जाता है तो उसके बाद अब मौलाना फजल रहमान कहीं भाग नहीं सकते। और ये जो आजकल आपको उनके चेहरे पर बड़ा गुस्सा नजर आता है, बड़ा जलाल नजर आता है, वो जलाल इसलिए है कि उनको अब आगे नजर आ रहा है, उनको फ्यूचर नजर आ रहा है कि उनका फ्यूचर क्या है और वो आगे कहां जाने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान को जेल जाना होगा, और उनके खिलाफ जो केस है वो बहुत स्ट्रांग है, और अल्टीमेटली उनका जो मुस्तकबिल है वो जेल है। सर, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया और अब खबर ये आ रही है कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो जब्त की जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वो अपनी जायदाद जायदाद के हवाले से ही तो भागे थे उसको बचाने के लिए ही, तो क्या उसको बचाने के लिए वापस वतन आएंगे?
असल में ना नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं वो इतनी ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ की मैं बात करता हूँ कि शहबाज शरीफ का सारा कुछ ही पाकिस्तान में था, और सिर्फ सलमान शहबाज ने बाहर एक अपना मामला बनाया हुआ था, बाकी सारे जो मामलात थे वो उनके पाकिस्तान में थे। लेकिन जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का तो सारा कुछ ही जो है वो बाहर है। और बाहर आपको पता है हमारी अदालतों के ऑर्डर्स की अब तक जो हमने देखा है उसको ऑनर नहीं किया जाता या उसको एडमिट नहीं किया जाता। तो नवाज शरीफ के जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी चली भी जाए तो आप ऐसे समझें कि नवाज शरीफ को 1% नुकसान पहुंचा है, और 1% नुकसान से नवाज शरीफ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब आपने ये भी देखा होगा कि तोशाखाना रेफरेंस की आज भी समाप्त थी। तोशाखाना रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की जो जायदादें थी उनको कुर्क करने का ऑर्डर हुआ था, और उसमें मरियम नवाज साहिबा पहुंच गई थी अदालत में। और वो अपने बाप को तो डिफेंड नहीं किया उन्होंने, ना अपने बाप के बारे में कुछ लिखा, वो इश्तिहारी है वो जो भी है। उन अदालतों को, वो जो इनके बाप के खिलाफ ऑर्डर है उसको तो ये मानते नहीं है, और इन अदालतों को समझते हैं कि ये आजाद नहीं है। लेकिन जहां अपने महल्लात को बचाना है वहां ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। और मरियम नवाज ने जाकर एक दरखास्त फाइल की तोशाखाना रेफरेंस में कि जो मरी के अंदर 2 महल्लात हैं, 2 बंगले हैं नवाज शरीफ के नाम पर, मरियम नवाज ये अलेज करती हैं कि वो मेरी माँ के थे। अब देखें, जिस दिन प्रॉपर्टी अटैच हो रही है उस दिन वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? वो उसकी माँ की थी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स उसकी माँ की थी। तो उसके जो कानूनी वारिस है, क्योंकि नवाज शरीफ भी कानूनी वारिस हैं, ठीक है, खामद होने के नाते, और 2 बेटे भी। अब वो दोनों बेटे भी इश्तिहारी हैं, नवाज शरीफ भी इश्तिहारी हैं, और वो तीनों लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। मरियम नवाज बेटी का कितना हिस्सा है? बेटे से हाफ। अब मरियम नवाज का वो हाफ है, और उस हाफ के चक्कर में अगर वो प्रॉपर्टी बेगम कलसूम नवाज की थी भी तो उसमें भी उसका हिस्सा तो आप समझे 100 में से 5% है। अब वो 5% के लिए चाहती हैं कि दोनों महल्लात बच जाएं, और अदालतें, चाहे वो अदालतों को गालियां देती रहें, चाहे वो अदालतों को कहें कि वो किसी और के कहने पर चलते हैं, लेकिन जब अपने मफादात की बात आती है तो चुपके से एक दरखास्त फाइल कर दी है एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में, और कहा है कि ये जो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज आपने अटैच की हैं उसको गोली मारें, वो आप जो आपका दिल करे आप करें नवाज शरीफ के साथ, लेकिन एक मेरी माँ थी उसकी प्रॉपर्टी थी वो, क्योंकि मैं उसमें हिस्सेदार हूं। तो आप जब माँ की विरासत आपको मिलनी है तो बाप के मरने के बाद बाप की भी तो विरासत मिलनी है, तो उसकी विरासत भी चलें बचा लें, आपको ही फायदा होगा, आपकी नस्लें आगे मजीद इंजॉय करेंगी। तो वो उनके खिलाफ हवाले से दरखास्त नहीं दी, अपनी माँ के हवाले से दरखास्त दी, जिस पर 13 जनवरी को जो जज हैं सैयद असगर अली साहब उन्होंने रिपोर्ट तलब की है नैब से। तो ये सारे मामलात हैं। आज भी एहतसाब अदालत लाहौर में जज असद अली ने उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, कुर्क किया है, और वो उसमें ऑर्डर जो लिखवाया गया वो है अंदरूने और बैरून मुल्क दोनों जो प्रॉपर्टीज है उनको अटैच किया गया है। तो अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या वाकई जो है वो ये प्रॉपर्टीज भाग्य सरकार जब्त होंगी या स्टे होगा, ये तो फिर आने वाले दिन ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपको मैं खास बात बताती चलूं कि हमारे नाजरीन जब भी आपकी राय जो है वो सुनते हैं, वो कमेंट्स में उसका इजहार करते हैं कि आप जिस तरह से बात को एक्सप्लेन करते हो वाकई बहुत फायदेमंद साबित होती है। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।